विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। कल पेपर हुआ आपका उत्तराखंड पीसीएस का, कैसा रहा? बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसा लगा, मतलब पेपर में क्या लगा आपको, कैसा था पैटर्न? अच्छा था, ठीक है। तो आर्टिकल 16 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। लेकिन अब क्या होता है उसमें, जो ये पेपर है इसमें फायदा किसको मिल रहा है? एक तरफ से तो नियम बना दिए, उत्तराखंड सरकार ने बोला भाई 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे, ठीक है, डाल भी दिए, पर किस तरह के क्वेश्चन डाले? ग्रुप सी लेवल के डाले, है ना। मतलब उतना फायदा नहीं मिलेगा उत्तराखंड में आपको जितना मिलना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो क्वेश्चन डाल रखे हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के, वो इतने घटिया हैं कि उसे कोई भी बच्चा जो है, जो तैयारी करने वाला होगा, वो क्या करेगा? तो आपने तो कंपटीशन को क्या कर दिया भाई। जो सोच थी उसके पीछे वो ये था कि पहाड़ी राज्य है, भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम है ना, पढ़ाई का स्तर उतना नहीं है यहाँ पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा नहीं है कि हर जगह अवेलेबल हो भाई, हर जगह तो अवेलेबल नहीं है ना, आपके ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में तो है नहीं। अब उस हिसाब से पेपर सेट करना चाहिए था, लेकिन पेपर क्या कर दिया, बहुत इजी बना दिया। क्या कर दिया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के इतने हल्के क्वेश्चन डाल दिए कि जो यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या अन्य राज्यों से, राजस्थान से, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो 100 में, मतलब वो, उनको उत्तराखंड को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, तब भी मेरिट में आ जाएंगे वो लोग। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? उत्तराखंड का ज्यादा फायदा मिला नहीं। ठीक, अब देखते हैं। तो मैं ये पेपर सेट सी करा रहा हूं, ठीक है, सी सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूटीडीबी की स्थापना किसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई? यूटीडीबी बोलते हैं उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। कोई भी देख के बोल सकता था इस क्वेश्चन को कि यूटीडीबी, टी से कोई भी लगा सकता था, टूरिज्म, क्या लगा सकता था? उत्तराखंड पता है सभी को टूरिज्म के लिए है, तो टूरिज्म से संबंधित ही हो, तो आंसर इज टूरिज्म, पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद में मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? क्या किया आप लोगों ने? उधम सिंह नगर। अब टीरी ऑप्शन इसलिए दे रखा कि आधे से अधिक लोगों ने बोला हुआ टीरी में झील है जी, पीछे सुमन सागर, उसमें मछलियां होती हैं, है ना। और वो टिपरी में और इधर उधर जो घूमे होंगे, जाते आते मछली खाई होगी जिन्होंने, तो उन्होंने कहा मछली उत्पादन में तो यही होगा, लेकिन आंसर इज उधम सिंह नगर, क्योंकि वहां पर पॉन्ड बनाकर मछलियां पाली जाती हैं, है ना। अगला, उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? क्या किया ये, क्या लगाया आंसर? नैनीताल 71.61%। वन आवरण प्रतिशत, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत नैनीताल 71.61%। अगला, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसको तो मेंस के लिए भी तैयार करके रख दो भाई, मेंस में क्वेश्चन बनना है यहां से। कौन सा? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। जिनका अच्छा हुआ है पेपर, वो मेंस के लिए इसको तैयार कर लें, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से। आंसर 2005 आंसर। अगला है NFHS, फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, है ना, बहुआयामी गरीबी 2019-21 में कितनी थी? कितनी थी भाई? 9.67। चेक करो जरा इसे, 9.67 थी। तब तक आगे बता रहा हूं मैं। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है? रफ्तार, स्पीड के लिए। किसके लिए? गीगाहर्ट्ज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? आंसर इज प्रोलॉग। जो मैंने आपको किताब बताई थी उसमें दे रखा है ये 5th जनरेशन वाला, है ना। मैंने कहा था कि उत्तराखंड में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं, ये किस जनरेशन में हुआ, ये किस जनरेशन में हुआ। तो 4-5 जनरेशन जो थी वो, उस पर एक लिस्ट बनी हुई थी, उसमें से आंसर क्वेश्चन बन गया।
प्रोलॉग। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? Which modulation technique is preferred for medium speed communication range up to 1200 to 2400 bit per second, bps, bit per second? Answer frequency modulation, आवर्ती मॉड्यूलेशन है। चेक कीजिए, चेक भी करते रहो भाई, है ना, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। नहीं हम उनमें से हैं कि फर्स्ट आना है आंसर बताने में, पूरा चेक करके देखिए। और अगर आपका, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितने में मेरिट बननी है, कितने में सिलेक्शन होना है, ठीक है। बॉयज कितना, जनरल बॉयज कितनी, जनरल गर्ल्स कितनी, SC ST OBC कितना, भूतपूर्व सैनिक कितना, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो आवर्ती मॉड्यूलेशन हो गया। अगला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? कंसीडर टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? देखो, जो साइंस वाले तो कर लेंगे से आसानी से, आर्ट वालों के लिए थोड़ा कठिन काम है। कितना आंसर कितना आ रहा है इसका, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? हाँ जी, V इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 6.28 इंटू 10⁻³ हाँ जी, 6.28 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, यानी आंसर इज ए। आंसर ए। चेक कर लिया? हाँ, अरे भाई चेक कर लिया, बातें मत करो, चेक कर लिया, ठीक है। अगला, 2 झिरियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है और एक पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ यानी का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nm is used? Nanometer. Nanometer is used. Answer is कितना निकला आंसर? फाइव नहीं होगा भाई, पॉइंट जीरो मत बोला करो, 0.5 mm बोलो। जीरो बोलने में 0.5 mm, कितना? 0.5 mm। अगला, कैसे, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? मैंने कहा ये आर्ट्स जिनका सब्जेक्ट है वो नहीं कर पाएंगे फ्रिंजेस वाला क्वेश्चन, ये साइंस वाले ही कर सकते हैं। हाँ, आर्ट में अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है फिजिक्स को तो वो कर सकता है। 0.12 kg द्रव्यमान की एक गेंद जो कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या फॉर्मूला होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब जैसे आप लोग अगर 9, 10, 11, 12 को अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो फिजिक्स का तो ये आसानी से कर लोगे आप। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को तो ये आसानी से हो जाएगा। और अगर, हाँ जी, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। H क्या है यहाँ पर? प्लैंक कांस्टेंट है, और v क्या है? वेलोसिटी है, और m मास है, ठीक है। आंसर कितना निकला? डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी निकली?
2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। निकाल के देख लिया है? निकाल के देखिए पहले, फिर कंफर्म करेंगे इस क्वेश्चन को। 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। अगला, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? टिन का लेप क्यों होता है, बताओ भाई? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टिन का लेप होता है, जिंक का नहीं। हाँ जी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2000, पहले ही बता दिया था जनगणना से क्वेश्चन बनेंगे। कितने बने? मैंने कहा था मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 6 भी बन सकते हैं, क्योंकि जनगणना होगी 2011 की, लोग भूल गए, वहां से बनाने थे, इन्होंने याद दिलाना था। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां थी? पूछिए मत, बताइए। महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां हो गई भाई? उत्तरकाशी 62.35 सबसे कम कहां है? जनगणना 2011, नया सेंसस तो आया नहीं, तो इसलिए 2011 के सेंसस से चल रहे हैं हम लोग। अगला, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो भाई इन्होंने क्या किया, 13.93 की जगह 14% कर दिया। क्या कर दिया? तो अप्रोक्सीमेट पूछना चाहिए था, लगभग लिखा हुआ उसने, तो आंसर 14%। क्या 14% मैदानी है और बाकी भाग क्या है? पर्वतीय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है? सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है उसमें, सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं उसमें? रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, अगला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है। क्या नहीं है? सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है उसमें, सॉइल हेल्थ कार्ड पहले से चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? ये हो गया थोड़ा कठिन, किसके लिए? आर्ट वालों के लिए कठिन काम है। क्या है ये? क्वेश्चन है कठिन, किसके लिए? जिनका आर्ट सब्जेक्ट होता है। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर साइक्रोफाइल्स। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित था? तो 1976 वाला, 1976, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित था। क्यों था? अरे क्यों था भाई? 42वां संविधान संशोधन क्यों था? क्या किया था इससे? ऐसा क्या किया था इससे? अरे तो उसने घुमा के पूछा ना। अब आप क्या करो कि डीपीएसपी पे जाओ और फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाओ, दोनों जगह देखो कि पर्यावरण संबंधी, सुरक्षा संबंधी और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधी जो पॉइंट्स डाले गए हैं डीपीएसपी में, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में, नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज में पहले से थे, डीपीएसपी में, वो कहां से डाले गए देखो तो जरा। तो क्या किया उसने कि 48A जो है आर्टिकल डीपीएसपी में, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, उसको डायरेक्ट नहीं पूछा उसने क्या किया? उसने कहा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम। अब भाई आर्टिकल 48A क्या कहता है? क्या कहता है आर्टिकल 48A? बंद मत कीजिए किताब भाई। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में कहता है, पर्यावरण का संवर्धन और सुरक्षा की बात करता है, इसलिए उसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया। आंसर इज 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर का उतार चढ़ाव होता है? आंसर इज
राइजोमैट्स जड़ें, कौन सी जड़ें? राइजोमैट्स जड़ें। अब क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया कि साइंस को थोड़ा हट के पूछा। जो पारंपरिक प्रश्न बनते थे, ये मैंने आपको बताया था कि जब लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष से हमारी जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम पैटर्न चेंज करेंगे। हमने जो क्वेश्चन बनाने वाले जिनसे हम आमंत्रित करते हैं, वो टीम क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो सदियों से वो जो जब से उत्तराखंड बना तब से वही आ रहा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है जी, पृथ्वी दिवस कब मना। तो उस परंपरा से थोड़ा हटकर ये पेपर बना है। ये आपको पहले समझा दिया था कि परिवर्तन देखेंगे आप पेपरों में, ठीक है। तो राइजोमैट्स जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, आर्द्र भूमि को दलदल में पनपने में मदद करती हैं, जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन गैस हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी को पहचानें। अब इसमें गलत जोड़ी जो है वो CO2 है, 40% लिखा हुआ, 60% योगदान होता है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जलवाष्प का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका। पर अगर गैसों की बात कर रहे हैं तो CO2 का 60% योगदान होता है। कितना? 60%। एंटीबायोटिक शब्द किसने गढ़ा था भाई? वॉक्समैन थे, सेलमैन वॉक्समैन, उन्होंने गढ़ा था कि एंटीबायोटिक शब्द किसने गढ़ा था? सेलमैन वॉक्समैन। एक बार चेक भी कीजिए, अपना आप भी चेक कीजिए। कौन सा पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? Which of the following is the first human hormone produced by recombinant DNA technology? तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी, ये मैं बता दूं आपको, मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा आपका। recombinant DNA टेक्नोलॉजी, आंसर इज इंसुलिन, जो कि किसको दिया जाता है? शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है इंसुलिन, ठीक है। अगला है हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर जॉर्ज कोलर और सिसर मिलस्टीन। टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है। किसके लिए? जो आर्ट सब्जेक्ट वाला होगा उसके लिए कठिन है। जॉर्ज कोलर और सिसर, किस काम आती है ये हाइब्रिडोमा तकनीक? क्या काम आती है? कहां पर यूज की जाती है हाइब्रिडोमा तकनीक? तो हाइब्रिडोमा टेक्निक जो होती है वो किस काम आती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के काम आती है। और कमाल की बात है कि अगले क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन? यानी इसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है। अब हिंदी में तो बहुत कठिन हो जाती है भाई साइंस। आंसर मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 में बना था, 79 में नहीं बना था। कब बना था? केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसलिए बोला था मैंने, सन याद कर लेना इनके, है ना, 1972। अब अगर आप इस स्टेट में होके सन याद नहीं कर रहे हो अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के, तो फिर आप में और जो अदर स्टेट से बच्चा आ रहा है पेपर देने के लिए, उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ना वो कर पाएगा ना आप कर पाओगे, है ना। तो जो ग्रुप C लेवल पर तैयारी करते हैं वो काफी डीप पढ़ते हैं उत्तराखंड को, उनको फायदा मिला होगा इसमें, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गोविंद वन्य जीव विहार जो है वो चमोली में नहीं है, वो कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो C आंसर है इसका। अगला, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, वह किस राज्य में स्थित था? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। बताओ यार, इतने लोग गए होंगे ड्यूटी पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके सब गए होंगे क्या, EVM लेके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आपको क्या लगता है हर जगह गाड़ी थोड़े जाती है? पैदल भी गए होंगे बेचारे। वहां कितने वोटर आए? एक वोटर। क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि इसका मतलब आप वहां तक क्या नहीं ले जा पाए, सुविधाएं नहीं ले जा पाए, कि एक ही वोटर आ रहा है खाली। या तो वहां के लोग नाराज हैं, या वहां सुविधाएं नहीं है, या फिर वो
सरकार को समर्थन नहीं देते हैं, उनका मन हट गया है किस चीज से, सरकार जैसे जो शब्द हैं उनसे हट गया है। मालोगाम, अरुणाचल प्रदेश। अगला, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु जो है 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? 3/4 ऑफ द सब्सटेंस। इसके लिए फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में दोनों जगह पढ़ते हैं आप, अर्धायु काल, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड वाला जो फॉर्मूला है उसे लगाइए और मुझे बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। 8 मंथ, 8 मंथ है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया? अर्धायु काल बराबर, हाँ जी, हाफ लाइफ पीरियड। देखो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आप बोल रहे हैं बहुत कठिन, तो कठिन नहीं है, बेसिक है अर्धायु काल निकालने वाले। पर ये अभी तक परंपरा में नहीं था, उत्तराखंड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल? कौन सा एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। अगला, द ज्योग्राफिकल रीजन्स विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक, rare and threatened species found relatively in a small area and facing significant habitat loss are referred to as hot spots। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट्स। ये एनवायरमेंट में पढ़ा था आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां है। कौन सा है? 42वां स्थान है भाई। मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है? आंसर, मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है? हाँ, MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल डिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV टेक्नोलॉजी। मल्टीपल, क्या है इसकी फुल फॉर्म? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे? HDFC कर सकता है भाई, HDFC। $300 मिलियन। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, महासागर ओशन विकास कार्यक्रम। जब मैंने कहा ब्रैकेट में कुछ बताता है तो आपकी नजर पहुंचाता है वहां पर, भैया ये आंसर है, पर इसमें 2 दे दिए उसने, एक जगह अंतरिक्ष और एक जगह ओशन। इन दोनों में से एक आंसर होना था, जहां पर वो थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वो आंसर होता है, ठीक है। ज्योति अन्य से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? संगीता बहल के नाम था। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? आंसर, गोवा के बाम्बोलिम में। गोवा के, देखो ये तो जो स्पीडी आती है ना, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं ये, ठीक है, ठीक है। अगला, 19वें एशियन गेम्स हांगझाओ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? 28 पदक हुए थे। प्रत्युत्तर दर्पण पढ़ लो, मैंने कहा आपको करंट यहाँ ज्यादा बहुत डीप नहीं पूछता है। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने से पहले भारतीय नागरिक कौन था? कौन है? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती, तो यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक। मानद नाइटहुड,
क्योंकि आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती कोई उपाधि दूसरे देश से ग्रहण करने पर। ये मानद है, मानद। मानद का मतलब होता है ऑनरेरी नाइटहुड। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? अभी यार, हाँ, द बॉय एंड द हेरोन बड़ी चर्चाओं में रही है। और वैसे एनिमेटेड से पूछता नहीं जल्दी से, इस बार पूछ लिया उसने। वैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछता है, पर चलो उससे आगे बढ़ाए, उसने कहा कि एनिमेटेड भी याद करो आप। तो द बॉय एंड द हेरोन। अगला, डेनियल काहनेमन, जिसका मार्च 2024 में निधन हो गया, जिनका 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था इनको? आंसर इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्री थे ये, डेनियल काहनेमन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यातिक भास्कर दुग्गल, यतिन भास्कर दुग्गल, यतिन भास्कर दुग्गल। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को आए थे, द ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी, तो वही मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि द ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। कभी गए थे वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से केस लड़ने, 1 साल के लिए गए थे, वहीं के हो गए। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। बड़े काम किए उन्होंने, है ना। टॉलस्टॉय बाड़ी बनाई उन्होंने, लियो टॉलस्टॉय से बड़े प्रभावित थे वो। जुलू युद्ध पदक, बोअर युद्ध पदक के विजेता थे। युद्ध पदक मतलब लड़ाइयां नहीं लड़ी, पर जो काम किए उन्होंने, तो जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक। अगला, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया है? तो सुमन कुमारी, सुमन कुमारी। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग, नीदरलैंड। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहां स्थित है? ढाका में है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीत लिया है? आंसर, हाँ जी, कैरोस, कैरोस के लिए 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत किया है? उडेसिटी को, आंसर एक्सेंचर, एक्सेंचर ने किया है। उडेसिटी को अधिकृत किया है एक्सेंचर। तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023, तो तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिताकार की मुक्केबाजी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में प्रथम चरण में हुए? जी बिल्कुल, पहली लाइन में पहली व्यक्ति वोट डालने वाले, है ना, तो प्रथम चरण में। ठीक है। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? रम्माण, यार ये तो सबको पता है, ये तो केरला तक पता है लोगों को। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राधा रतूड़ी, मैडम राधा रतूड़ी। अगला, पूर्णागिरि नामक हिंदू तीर्थ उत्तराखंड के किस जिले में है? चंपावत में, पूर्णागिरि। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? पुणे से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? जस्टिस ऋतु बहरी, जस्टिस ऋतु बहरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्नलिखित में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है? आंसर इज T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। ए आंसर है इसका, ए है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंधित है?
रशियन, रूस 878 दिन रहा है वहां पर। कितने? 878 का मतलब होता है 365 का एक साल होता है। 365 का डबल 2 साल कुछ महीने, है ना। 2023 में, अब सोचो ना, ये आदमी 2 साल से ज्यादा रहा अंतरिक्ष में। आप लोग इंस्टीट्यूट आते हो, लाइब्रेरी जाते हो, घर जाने की लगी रहती है। लाइब्रेरी में बैठो, टाइम काटो, क्यों नहीं निकलेगा पेपर? निकलेगा। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क यूसीसीएन सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में सम्मिलित किया गया है? कोझिकोड। किसका नाम है? कालीकट का आधुनिक नाम है। वो राजा जमोरिन था जहां का। कोझिकोड केरला में पड़ता है। रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया? तो कोझिकोड। ठीक है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसने गलत किया होगा तो फिर तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम विक्रमशिला है। 50 बार बताता हूँ मैं कि महाराजा धर्मपाल। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। वज्रयान को प्रश्रय देता था विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, अंत्यचक में है। अंत्यचक आईएएस वालों ने बहुत साल पहले पूछ लिया विक्रमशिला कहाँ है। अंत्यचक में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। मिलिंद पढ़ा महाराज, मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में लिखा गया है? तो भाई ये बहुत हल्के क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। ये गलत कर दिया कि ये हल्के पूछे। थोड़ा सा पेपर जब टफ बनता है तो उससे क्या होता है? फायदा ही मिलता है। आसान पेपर से नुकसान होता है। ठीक है। मिलिंद बना महाराज, मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में? पाली भाषा में। तो मिनिंडर प्रश्न पूछते हैं, नागसेन उत्तर देता है। नागसेन और उसकी प्रश्नोत्तरी है मिलिंद की। मिलिंद ने कहा क्यों करूं मैं बौद्ध धर्म ग्रहण? नागसेन ने कहा इसलिए कीजिए क्योंकि बौद्ध धर्म में ये है, सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। ठीक है। दारा शिकोह ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो में बताया था, शाह बुलंद इकबाल है वैसे उपाधि दारा शिकोह को। इसको बाबर ने जो युद्ध लड़े, तो भाई सबसे पहले तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने खानवा लड़ा, उसके बाद उसने चंदेरी लड़ा मेदिनी राय के खिलाफ, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा अफगानों के साथ, है ना। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ रहा था, और घाघरा के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था, है ना। चंदेरी के युद्ध में ही बोल दिया था बाप किसने? शेरशाह सूरी ने, कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं मुगलों को इस धरती से आसानी से बाहर निकाल दूंगा। समझ गया था वो स्ट्रेटेजी क्या है इनकी, है ना। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी किताब लिखी भाई? हाँ जी, फतवाए जहांदारी लिखी जियाउद्दीन बर्नी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? गुजरात। ये बेहद हल्के क्वेश्चन है, बेहद हल्के। ये उम्मीद नहीं थी कि लोक सेवा आयोग इतने हल्के क्वेश्चन पूछेगा उसमें हिस्ट्री में। बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन, पहली लाइन से ही क्वेश्चन पूछे हुए। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। अरे भैया अष्ट दिग्गजों से क्वेश्चन पूछते, अल्लाह सिंह पेडन्ना से क्वेश्चन पूछते, तेनालीराम रामकृष्ण से क्वेश्चन पूछते। क्या पूछा कि किसने की? बच्चा बच्चा जानता, हरिहर बुक्का ने की। कहां पर की? कहां मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य खंडर? हम्पी, हम्पी हस्तिनावती, हम्पी में, कर्नाटक में। ये फिर ये पहला ये वाला भी जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। ये भी पहला डिस्पैच क्योंकि यही है, मैकले माइनेट वुड डिस्पैच, है ना। तो ये मजा नहीं आया, थोड़ा अंदर का पूछना चाहिए था। ऐसे पूछ लेते कि पहला कमीशन कौन सा है शिक्षा पर, अधिकतर लोग इसको करके आते हैं। लेकिन रिपन का हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन के समय में पहला शिक्षा का पहला कमीशन है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना, माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। बाद में मदन मोहन मालवीय ने उसको बीएचयू बनाया, है ना। चंदा मांगा, लखनऊ के नवाब के पास गए, कहा भाई चंदा दो, बीएचयू बनाना है। नवाब ने अपनी जूती दे दी, उन्होंने कहा ये लो, यही है मेरे पास। उन्होंने उसकी भी नीलामी कर दी।
बहुत पैसा मिला नीलामी करके, उतना पैसा कहीं से नहीं मिला जितना जूता नीलाम करके। नवाब का जूता था भाई, तो इसलिए बोला था भिखारियों का राजा महामना मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए हैं मदन मोहन मालवीय। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऐसे याद करना पड़ता है, फिर हमेशा के लिए क्या टंग पे बैठ जाता है। क्या बैठता है? नील दर्पण, ये बता रखा आपको, दीनबंधु मित्र की है नील दर्पण। नील उत्पादकों की व्यथा उजागर की थी इन्होंने, है ना। ये नील विद्रोह, हाँ जी, नील विद्रोह हुआ था, फिर इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास उसके क्या थे? नेता थे। गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था वो बंगाल में, है ना, निलहे। फिर वो निलहे कहाँ भाग गए थे? वो बिहार की तरफ चले गए थे। बंगाल से कहाँ गए? बिहार में। अब बिहार में उन्होंने दूसरा कंसेप्ट निकाला, क्योंकि जिसको जो आदत होती है तो करता ही है। पहले उन्होंने कहाँ किया? बंगाल में। फिर वो बिहार की तरफ गए, वहां वो 3 कटिया सिस्टम चलाया उन्होंने। तो बाद में आप सुनते हैं कि फिर बिहार में किसने किया? नील को, मतलब इन नीलों को किसने बाहर किया? बाहर किया मतलब उनकी मनमानी को। महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हो? राम कुमार शुक्ल कि राजकुमार शुक्ल? राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं गांधी जी को। अगला, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? ये जोड़ देके बताता हूं मैं कि 1911 में 2 चीजें हुई। एक हुई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, दूसरा हुआ कि अब ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। लेकिन जोड़ देके बोलता हूं, दिल्ली राजधानी 1912 में बनी। घोषणा जो हुई 1911 में हुई। 2 घोषणाएं जो हुई 1911 में, बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी कहां? दिल्ली। लेकिन शिफ्ट कब हुई? 12 में, जब हार्डिंग पे बम फेंका। किसने? फिर किसने फेंका? लॉर्ड हार्डिंग पे बम। राजधानी परिवर्तन का समारोह चल रहा था, तो रास बिहारी बोस ने योजना बनाई। बसंत कुमार, अवध बिहारी, उस समय के जो वो हैं क्रांतिकारी लड़के हैं, उनका नाम कई बार बताता हूं मैं, इनको याद करो, यूपी वालों ने पूछा हुआ है। ढूंढो जरा, बसंत कुमार, अवध बिहारी, और कौन कौन थे हार्डिंग पर बम फेंकने वाले जो थे? बच गया हार्डिंग। तो किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? किसने कहा भाई? ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे। कौटिल्य बोल नहीं सकता ऐसा, उपगुप्त भी लगता नहीं है, 99% मेगस्थनीज लग रहा है इसका। वैसे इसमें इनमें से कोई नहीं भी है, पर मेगस्थनीज लग रहा है, क्योंकि मेगस्थनीज गलत उल्लेख करता है। कहीं गलत उल्लेख ये करता है कि बोलता है भारत में कितनी जातियां हैं भाई? 4 वर्ण थे यहां पर, लेकिन वो कितनी जातियां बताता है? मेगस्थनीज कितनी? दूसरा बोलता है कि भारत लेखन कला से अनभिज्ञ है। तीसरा बोलता है भारत में दास प्रथा नहीं है। कितनी जातियां बताई उसने? 7 जातियां बताता है मेगस्थनीज शायद भारत में। तो कुछ उसका गड़बड़ है कंसेप्ट यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही वो बोलता ब्राह्मण, ये सही बोला उसने, ब्राह्मण श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मेगस्थनीज नहीं बोला। फिर भी 99% बोल रहा हूं कि इसका आंसर मेगस्थनीज हो सकता है। बाकी आंसर की में देखेंगे लोक सेवा आयोग की जो आएगी। अभी से मतलब एकदम थोड़ा टाइट मार्किंग करके चलें, जबरदस्ती नंबर ना बढ़ाएं कि ना जी मैंने तो मेगस्थनीज कर रखा, मेगस्थनीज होगा इसका आंसर। 99% बोला है मैंने, तो इस पर नंबर ना लगाएं अभी। क्या ना लगाएं? क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूं। मैंने मतलब ऐसा ये लाइन नहीं देखी कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार हैं मेगस्थनीज, ऐसा उल्लेख नहीं देखा मैंने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया। किसने किया? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मकलीपुत्र घोषाल था। महावीर स्वामी का मित्र था ये, और इस धर्म को मानने वाला जो था वो बिंदुसार था। कौन था? बाद में बिंदुसार ने माना। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए भाई? कुनिंदो ने किए। किसने किए? कुनिंदो ने किए।
किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? अकबर। किसने? अकबर ने। किसने भेजा भाई? अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह भाग कर आया पृथ्वीपति शाह के समय में। पृथ्वीपति शाह ने उसे संरक्षण दिया, लेकिन मेदिनी शाह ने उसको क्या कर दिया? औरंगजेब के हवाले कर दिया लालच में आके। उसके बाद इसको देश निकाला हो गया। संभवतः बोल रहा हूं कि मेदिनी शाह होना चाहिए जो मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त हुआ हो सकता है इसका आंसर फतेहपति शाह हो, लेकिन जितनी मेरी संभावना मतलब जो मुझे लग रहा है वो मेदिनी शाह लग रहा है। ठीक है, इसमें नंबर ना डालें अभी, ठीक, आंसर की का वेट करें। अगला, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू हुए? 1917 में। अब हुए? एक, टिहरी रियासत के किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? इसको भी अभी फिलहाल क्या कीजिए, थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया जोत सिंह नेगी जी का, जो जोत सिंह नेगी रहे बंदोबस्त अधिकारी, क्योंकि हमें टिहरी रियासत के सारे बंदोबस्त पढ़ने पड़ेंगे, बंदोबस्त अधिकारियों के नाम पढ़ने पड़ेंगे। वो नॉर्मल किताब में शायद नहीं मिलेगा आपको, आपका परीक्षा वाणी और इसमें बीएस नेगी में नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा अंदर का, टिहरी रियासत के बंदोबस्त अधिकारी। तो इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए, इसमें आंसर नहीं बता रहा हूं मैं। अगला, गौरव भंजन के नाम से जाना जाता है महीपति शाह को। गौरव भंजक माधो सिंह भंडारी हैं, गौरव भंजन जो है महीपति शाह हैं। अगला, तालेश्वर ताम्रपत्र जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं वो पौरव वंश का इतिहास बताते हैं। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ जो है वो गुह से संबंधित है। चौमू देवता जो है वो दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु है। 4 मुंह वाला देवता, चौमू, क्या बोलते हैं उसको? चौमू देवता, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, है ना। तावा ढौड का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? गढ़वाल कुमाऊं के बीच में, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में लड़ा गया था। कुमाऊं परिषद 1917 अल्मोड़ा में आयोजित हुई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जयदत्त जोशी। ये रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चन, पहले भी आ रखा है पहले, जयदत्त जोशी। समता नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा। सबसे ज्यादा लवणता किसमें? लाल सागर में। यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछती किसमें है, ये पूछती क्यों है। लाल सागर में इसलिए कोई भी नदी फ्रेश वाटर लेकर लाल सागर में नहीं जाती है। इधर से स्वेज कैनाल अब बाद में बनी, पहले तो नहीं थी। स्वेज कैनाल वो भूमध्य सागर से जोड़ देती है किसको? लाल सागर को। और इधर से क्या है? स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेप, जिसको गेटवे ऑफ टीयर्स बोलते हैं। तो गेटवे ऑफ टीयर्स बबल मंडेप से लेकर स्वेज कैनाल के बीच का जो सागर है वो क्या है? लाल सागर। इधर भी डेजर्ट, इधर भी डेजर्ट। तो कोई नदी तो गिर नहीं रही है, फ्रेश वाटर दे नहीं रही, खाली क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। तो सैलिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सागरों में। आंसर लाल सागर की। पहले क्या करते थे पुराने लोग, इसमें एक ऑप्शन और देते थे, डेड सी। तो भाई डेड सी की उससे ज्यादा है लाल सागर से, लेकिन डेड सी सी नहीं है। डेड सी धरती पर जो सबसे गहरा खड्डा है उसके अंदर जो पानी है उसको बोलते हैं डेड सी, और उसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, इजराइल जॉर्डन की बॉर्डर पे है। डेड सी की सैलिनिटी डेड सी से ज्यादा है, लेकिन उसको सागरों में नहीं गिना जाना चाहिए। किसको? डेड सी को। समझ में आ गया? जैसे हम बोलते हैं कैस्पियन सी, यार कैस्पियन सी लेक है, क्या है? लेक है, इतनी बड़ी है, सी बोल देते हैं, लेकिन सागरों में। ये अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। लाल सागर। खुदा खिदमतगार, खुदा के बंदे, अभी कुछ दिनों पहले बता रहा था, खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, है ना, खुदा की खिदमत करने वाले। वीरचंद सिंह गढ़वाली जो थे उन्होंने इन्हीं पर गोली चलाने से इनकार किया था, खुदा खिदमतगारों पर। लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट। आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ? कहां हुआ? सिंगापुर। कहां हुआ? ठीक है, रास बिहारी बोस कहां थे? जापान में थे, लेकिन जो गठन हुआ आजाद हिंद फौज का वो सिंगापुर में हुआ। बाकी जो शैलाश्रय चित्र स्थल है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि मल्ला पेनाली होना चाहिए अल्मोड़ा, जो कि सही सुमेलित है, क्योंकि बाकी तो सब गलत है। किमनी शैलाश्रय हो गया आपका चमोली में, फड़कानौली हो गया आपका कहाँ? फड़कानौली कहाँ है भाई? अल्मोड़ा में। कालामाटी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा ही दिखा रहा है। और बाकी मल्ला पेनाली जो है ये अल्मोड़ा। ये मैच होना चाहिए डी वाला, इसको भी नंबर मत डालिए अभी, ठीक है? थोड़ा
हार्ड मार्किंग कीजिए, बाद में ±5 होता ही है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। एपरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्टेड ऑफ, जो एपरोजेनिक बल है वो किसका परिणाम है? पृथ्वी की लंबवत हलचल। एक बार चेक करो इस वाले को, पृथ्वी की लंबवत हलचल का परिणाम होते हैं एपरोजेनिक फोर्सेस। सारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? हरमटन, डॉक्टर विंड भी कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कहानी सुना रहा था मैं कि जो आप बोल रहे थे कि उमस हो गई, तो इससे कई ज्यादा उमस वहां पर होती है उस देश में, है ना। और वहां पर क्या होता है? लू चलती है, इसी गर्म हवा है हरमटन, लेकिन उस लू से क्या होता है? लू टाइप की हवा चलती, गर्म हवा, उससे लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और वहां के लोग थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, तब थोड़ा बहुत काम धंधा करते हैं अपना, है ना, खेती बाड़ी जो भी है। तो डॉक्टर विंड कहा जाता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है? हरमटन को। लटकती घाटी, ये ग्लेशियल, हाँ ये पता ही है, मैंने आपको कहा था कि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली लिस्ट पढ़ लो, काम चल जाएगा उससे। तो लटकती हुई घाटी, उत्तराखंड के वो दुनिया भर के दिखते हैं, लटकती हुई घाटियां दिखती हैं ग्रेटर हिमालय पे। तो हिमानी, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई जो वर्षा है वो थोड़ा कम दिखा रखी इन्होंने, लेकिन दूसरा वाला सही लग रहा, केवल 2। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, केवल 2। प्रायद्वीपीय नदियों में किसे की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो गोदावरी की सबसे अधिक है, सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में लीचिंग नहीं होती भाई, निक्षालन नहीं होता उसमें, ठीक है। बाकी सब सही है इसमें। चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, यह नमी पोषक, अधिक चिकनी मृदा, क्ले फैक्टर होती है, ये सही है। सी इसका आंसर होगा 97 का। 98 का, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा, अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, यानी द्रुमाकृतिक, यानी वृक्षाकार अपवाह प्रारूप, वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? इसका आंसर होगा कौन सा? कौन सा होगा भाई? हाजी भाई ठीक है, डेसिडुअस तो होगा, ट्रॉपिकल भी होगा, लेकिन कौन सा होगा? ड्राई होगा या मॉइस्ट होगा? मुझे लगता है कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, क्या लगता है? इसको भी चेक करना है एक बार और, ठीक है। इसमें अभी एकदम नंबर मत रखिए। काबिनी किसे की सहायक नदी है? तो काबिनी कावेरी की सहायक नदी है भाई। किसकी सहायक नदी? कावेरी की है। जब कॉरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली पवन को क्या कहा जाता है? आंसर भूस्थैतिक पवन है। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन पूछा तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है मैकमोहन लाइन। एटॉल का आकार कैसा होता है? तो हॉर्स शू की तरह होता है और अंगूठी के आकार का होता है एटॉल, है ना। एटॉल में मैंने बताया था, फुराफुटी एटॉल, बहुत सारी एटॉल जो फेमस एटॉल है। ये किसमें मिलेगा आपको? जब आप मूंगा पढ़ते हो ना, मूंगा कोरल्स, उसमें पड़ेगा आपको, मिलेगा एटॉल वाला जो है ना। किसका? एपिरोजेनिक फोर्स, पृथ्वी की क्षैतिज हलचल। क्षैतिज को क्या बोलते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल। और एक इसको बोलते हैं, लंबवत को बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी की क्षैतिज हलचल, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। 92 का ए, 92 का हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज। एक तो यही गड़बड़ है, लंबवत को बोलते हैं वर्टिकल, क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसका ए लगाइए भाई। 92 एब्रोजेनिक फोर्स, एब्रोजेनिक फोर्स ए लगाइए। एटॉल का आकार घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का। निम्नलिखित में किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता होगा भाई? ओक, बांझ, हरा सोना, है ना। क्यों बोलते हैं इसको? अपनी जड़ों में पानी को समाहित किए रहता है, जल स्रोत होते हैं, जल स्रोत जहां होंगे उसके नीचे खेतों को क्या मिलेगा? सिंचाई मिलेगी।
पत्ते इसके हर जगह पशुओं के काम भी आते हैं, साथ में जब झड़ते हैं खेतों में गोबर के साथ मिला के डाले जाते हैं, लकड़ी जलाने के काम आती है, बहुत सारे काम आता है। ओक, हरा सोना बोलते हैं जिसको, बांज को। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है भाई? टेम्पररी हैबिटेट्स इन द हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स ऑफ गढ़वाल हिमालय आर कॉल्ड। अब देखो सब दिया उन्होंने आपको क्या करने के लिए है, सब दिया उन्होंने, मैथ भी दिया। मैथ किसको बोलते हैं? भोटिया लोग बोलते हैं मैथ। क्या करते हैं, इसने पूछा गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। भोटिया लोग मैथ किसको बोलते हैं? जब वो अपने ग्रीष्मकालीन निवास में जाते हैं और जब नीचे आते हैं उसको बोलते हैं गुंडा, है ना। अच्छा, खर्क जो होते हैं सुना होगा आपने, काचुला खर्क सुना है? कहाँ है काचुला खर्क? कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र शायद काचुला खर्क, चमोली में पड़ता है ना। जब आप तुंगनाथ जाओगे, चोपता से आगे जाके गोपेश्वर की तरफ जाओगे, वहां मिलेगा आपको काचुला खर्क। अब खर्क भी होता है, खादू, खरसाल, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, क्या लगता है? तो इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है खर्क होना चाहिए। पहाड़ों में काचुला खर्क वगैरह जो होते हैं, गढ़वाल हिमालय में ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? नंबर मत लगाइएगा भाई इसमें अभी, तो जहां तक मुझे लग रहा है खर्क होता है। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार क्या सही है? तो भाई उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे न्यूनतम है, ये सही है, बाकी गलत है सब। रुद्रप्रयाग में लिंगानुपात सर्वाधिक नहीं है, अल्मोड़ा में है 1139। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, नहीं है, हरिद्वार में 34.28। उधम सिंह नगर में खाली 22.57% है, ठीक है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। टाइगर छोड़ भी दिए गए हैं, बच्चे छोड़े गए थे यहाँ, पता नहीं बड़े हो गए होंगे अब आने वाले समय में, हाथियों के साथ साथ शायद आपको, और है भी टाइगर है कुछ जगहों पर देखे होंगे। अगला, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। तो उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, डायरेक्ट है परीक्षावाणी से, ठीक है। उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। अगला, दुर्मीताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो चमोली में, चमोली में। जनपदों, अगला क्वेश्चन है, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार, ए आंसर है इसका, उत्तरकाशी 13वें नंबर पे है, उधम सिंह नगर 12वें, 4 नंबर पे चमोली और 2 नंबर पे नैनीताल। तो ए आंसर है उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है? ऐसा लग रहा है कियोगाड़। इसमें नंबर मत डालिएगा अभी, जब आंसर की आएगी लोक सेवा आयोग की तो वहां से चेक करेंगे। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत, दूधातोली पर्वत श्रेणी। अगला, नयार और अगलार बेसिन नदी घाटी जो है, नयार और अगलार बेसिन कौन सा स्थान जाड़गंगा भागीरथी नदी का संगम स्थल? अगला क्वेश्चन है, भैरव घाटी, ए आंसर है। ऊंटाधुरा उत्तराखंड के हिमनदों में से किस एक के समीप है? तो मिलम के समीप है, चेक कर लिया है, मिलम के समीप। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है, रिपोर्ट की जांच करना। पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको, लोक लेखा समिति। किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? आंसर जकार्ता। निम्नलिखित में कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती? तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 की है, बिल्कुल सही है। ये नहीं है सही, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं 2 समझौता 1960, बी आंसर है इसका, ये सही नहीं है। बाकी सब मैच हैं। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी जिसको बोलते हैं 1963 की है। न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी ये 1972 की है। आंसर इज बी, ये गलत है।
मेल नहीं खा रही है। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता 2 समझौता, ये 1967 का नहीं है, 1972 का है, 79 का, 72 उसके आसपास का है। अगला, क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य नहीं है, बाकी कल्याणकारी है, समाजवादी है, राजनीतिक समता है, साम्यवादी नहीं है हमारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो आपने प्रस्तावना पढ़ी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणतंत्र है इसका मतलब, गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक, ये नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, समाज। हाँ जी, क्योंकि अंगीकृत जब किया गया था तब समाजवादी शब्द नहीं था, ना ही सेक्युलर शब्द था, पंथ निरपेक्ष, है ना। तो समाजवादी भी नहीं था, विश्वसनीय तो शब्द दिखता ही नहीं है, गैर धार्मिक भी नहीं दिखता है। तो आंसर 2, 3, 4, आंसर इज बी। राष्ट्रपति के अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3, इसे कभी भी वापस ले सकता है राष्ट्रपति, आंसर इज डी। अध्यादेश जो है उसको, हाँ, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, क्या उसको वापस ले सकता है? हाँ जी ले सकता है, नहीं ले सकता, कैसे, कैसे ले सकता है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बोलते हैं इसको, आर्टिकल 1, 2, 3, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, 1, 2, 3 में उल्लेख है। और 6 सप्ताह ही मिलते हैं, 42 दिन मिलते हैं भाई, वरना निष्प्रभावी हो जाता है। लग रहा है ऐसा नहीं काम चलेगा, कंफर्म। क्या राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है? जाइए अध्यादेश वाले चैप्टर में जाइए, किताब उठाइए, हमेशा के लिए अगर कंफर्म करना है। तब तक मैं अगला बता रहा हूं, वैसे वही आंसर, राष्ट्रपति से कभी वापस नहीं लिया सकता, ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, ये मैच करना है आपने कि नदियों और उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाएं सुमेलित करें, तो इसका आंसर डी है। कोटेश्वर जो है वो भागीरथी पर है, कोटेश्वर किस पे है? भागीरथी पे है। कुलाल जो है वो आसन नदी पे है। तपोवन विष्णुघाट जो है धौली पे है, और विष्णुप्रयाग जो है वो अलकनंदा पर है। विष्णुप्रयाग किस पे है? अलकनंदा पर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान में किस अनुच्छेद में इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई है, अंतर्राज्यिक परिषद की बात की गई है? तो 263 में बोला गया इंटरस्टेट काउंसिल की बात। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता नहीं होती है उसको। देखो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? और 19 में लिखा हुआ है व्यापार की स्वतंत्रता दे रखी है। जब आप आर्टिकल 91 ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, एफ तो है नहीं, जी में कोई वृत्ति उपजीविका, तो किसके लिए है? वो भारत के नागरिकों के लिए। तो ये आर्टिकल कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 127 में ए आंसर है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव, पुदुचेरी, आंसर 1, 2, 4। अब तो भाई दादर नागर हवेली दमन एंड दीव को एक साथ बोलना चाहिए था कायदे से इन्हें, ये अभी भी अलग किए हुए बैठे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो आपने इंद्री बेरुवारी केस पढ़ा होगा, उसमें क्या धारित किया गया था? 1960 वाला इंद्री बेरुवारी केस, उसमें बोला गया था संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कौन? प्रस्तावना। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है, अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या निकलेगा? प्रस्तावना। संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क, है ना, किसमें परिलक्षित होता है? तो
उद्देशिका में होता है, उद्देशिका या प्रस्तावना। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत में यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? पुणे लिटरेचर, वाराणसी संगीत के लिए घराना होता है, संगीत घराना, चेन्नई संगीत, कोझिकोड साहित्य, पुणे साहित्य, पुणे पुणे साहित्य। क्या आंसर इसका? पुणे। भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है, पुणे साहित्य। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई क्या नहीं है? राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे, बिल्कुल करे। यह देश के सुशासन में मौलिक है, बिल्कुल है। यह विधायिका कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश के रूप में दिया गया है। विधायिका कार्यपालिका नहीं, मैं बोल रहा हूँ कार्यपालिका भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है चलो। सी है इसका आंसर। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं क्या? नहीं करते। क्या मतलब समझे इसका कि कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं? कई बार क्या होता है, मस्तिष्क जो आप लगा के आते हो आंसर, उसी को सही बताने का 100% प्रयत्न करता है। पहले इसका मतलब समझे भी आप, राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? बाध्यकारी नहीं बोल रहा है ये, लेकिन इसने सांकेतिक उसमें बोल दिया कि कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, लेकिन कानूनी के साथ कर्तव्य लगाया। क्या लगाया? कर्तव्य लगाया, है ना, इसलिए नहीं करते हैं। सी आंसर होगा इसका 132 का। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो नित्यानंद स्वामी जी थे। बाकी निर्वाचित जो पहले थे वो नरेंद्र तिवारी जी थे, लेकिन उसने पहला पूछा है, निर्वाचित नहीं पूछा, पहला निर्वाचित। उसने कहा पहला नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्नलिखित में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 4। विजया बर्थवाल जी थी, अमृता रावत जी थी, आशा नौटियाल थी, और कौन थी? कौन थी भाई? बीना महाराज, बीना मेहरा थी। है? अगला, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। जब वह सदन का सदस्य है तब वह अध्यक्ष रहता है, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है भाई। लोकसभा अगर भंग भी हो गई, अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा भी तो अनुमोदन करती है उसका। हाँ जी, अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। पूरी बात लिखते ना, या तो ये कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया तो 6 महीने के भीतर सदस्य बनना चाहिए, ऐसा होगा क्या? हाँ जी, बड़ी चालाकी से उन्होंने एक ऑप्शन दिया आपको कि जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है भाई। अध्यक्ष चेंज भी तो हो सकता है, ये थोड़ा कि जब तक लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा तब तक वो, जब तक लोकसभा का सदस्य रहेगा तब तक अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष चेंज भी हो सकता है ना। वो लास्ट में लिखा भी है उसने, लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यसभा अनुमोदन करती है। थोड़ा वहां पर कंफ्यूजन हो गया था मुझे कि राज्यसभा नहीं लिखा, अनुमोदित करती है इसको। चलो कोई नहीं, लेकिन बड़ी चालाकी से बी आंसर है इसका। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है, गलत है। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है लोकसभा की, किसकी हो रही है? अगर होती राज्यसभा के उपाध्यक्ष की तो हम ये बोल सकते थे कि जब तक वह सदस्य रहता है राज्यसभा का तब तक वो उपाध्यक्ष पद पर रहेगा, जब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तब वो उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। लोकसभा में ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग नहीं है, भूतकाल हो गया योजना आयोग, उसकी जगह अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग नहीं है। अब नीति आयोग आ गया उसका।
ठीक है, सहयोगात्मक संघवाद। किस लोकसभा ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था? 13वीं लोकसभा ने भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका भाषण था आखिरी। लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी। नहीं, वो पहले बोला था उन्होंने भाषण, उसके बाद फिर ये आए थे, बहुमत मिला था इन्हें। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2007-8 में, अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन फेमा, फेमा कब आया? 1999 में आया। फेमा कब आया? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये भाई मेंस के लिए पढ़ लेना, ये शायद मेंस के सिलेबस में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इस पे अभी नंबर मत लगाइएगा 140वें क्वेश्चन में, ठीक है। इसको और थोड़ा डीप में पढ़ के फिर बताऊंगा मैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई ये फिर दोबारा वैसे ही दे दिया, पहले भी दिया था इन्होंने उत्तराखंड में। ब्रिक का सम्मेलन हुआ था पहला रूस में 2009 में, येकटेरिनबर्ग में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन सान्या चीन में, सान्या सिटी चाइना में, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था शायद मैंने। आंसर इज डी, आंसर इज डी। तो ब्रिक और ब्रिक्स में फंसा देते हैं, ये पहले भी फंसाया फिर दोबारा फंसा दिया बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन 9, 10, 11, मतलब तीसरा सम्मेलन था सान्या सिटी चाइना में, वहां पर हुआ था, ठीक है। दूसरे सम्मेलन में बोला था साउथ अफ्रीका को रखेंगे। तो जब साउथ अफ्रीका आया तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका, ये सब मिलके जो बैठे वो बैठे सान्या सिटी। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या है भाई? 112, 166 में से 112, बहुत बुरी बात है, बहुत पीछे है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में आई थी कब? फरवरी 24, 2019 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य कब तक है? 2045 तक है भाई, अभी कर लो वरना गड़बड़ हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण। अगला, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साफ्टा का सदस्य नहीं है? तो साफ्टा का सदस्य भाई चाइना नहीं है, और नहीं है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में जो साफ्टा में चाइना नहीं है। प्रेफरेंस दी जाती है गरीब देशों को। अब भाई मालदीव है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इनका माना अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तब ये नहीं देखा जाएगा कि खराब बनाया अच्छा बनाया, खरीदना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी ट्रेड क्या होगा? इंटरनेशनल। अगला, अफ्रीका के देश यही तो बोलते हैं यार हम खाली मार्केट थोड़े हैं, हमारी चीजें भी तो खरीदो। उनकी वो गुणवत्ता नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, एक कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, खरीदना पड़ता है दूसरे विकसित देशों को उनकी चीजें। अगला, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप कहलाती है? क्या कहलाती है? हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, शीर्ष मुद्रास्फीति। मैंने आपको बोला भी था जब कभी कोई ऑप्शन में ब्रैकेट में एक्सप्लेन करने की अगर वो कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो आंसर है। यहाँ पे तो 2 दे दिए इसने, क्योंकि वो भी समझ गया कि लोगों को पता चल गया है कि ज्यादा एक ही पे नहीं करना, इसलिए क्या कर रहा हो 2 पे कर रहा है। एक में कोर ब्रैकेट में दे दिया, एक में उसने हेडलाइन दे दी। 99% चांस होते हैं वहां से आंसर होने के। अगर 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन में उसने एक्सप्लेन कर दिया ब्रैकेट में कि जी इसको बांझ को ना ओक बोलते हैं, तो समझ लो वही आंसर है। क्या है? कुछ थोड़ा सा क्या पढ़ो, मनोविज्ञान पे भी जाओ पेपर बनाने वाले की। वो भी नहीं चाहता कि कल को कोई मुझे गाली दे कि भाई ढंग से ऑप्शन नहीं दिए थे, इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ढंग से उसको। अच्छा, कौन नीति आयोग का शासी परिषद के भाग नहीं है? तो शासी परिषद
फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, है ना। चीफ मिनिस्टर्स होते हैं भाई, चीफ मिनिस्टर दिल्ली पुदुचेरी भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार भी होते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? जो शासी परिषद होती है उसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट्स नहीं होते हैं। अगला, कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो भाई कौन नहीं रहे हैं? हाँ जी, पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं। बाकी जगदीश सिंह खेर रहे हैं, विकास श्रीधर सिरपुरकर रहे हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान रहे हैं। हाँ जी, पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं मुख्य न्यायाधीश ना। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अल्मोड़ा। ये तो SC ST जब पढ़ रहे थे हम, है ना। और केंद्र सरकार में उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे, शिक्षा मंत्री? HRD का नाम चेंज हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, सांसद थे। तो चलिए भाई, ये पेपर तो हो गया। इसमें तो मोटे मोटे अपने लगा दीजिए कितने आ रहे हैं मुझे बताइए, फिर उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि मेरिट कितनी जाएगी। ठीक है, जल्दी जोड़िए।